हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हमें देखना है ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम हेडिंग डालेंगे ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहला ग्राफ है हमारा 80 वर्सेस टाइम का। एक बार हम इक्वेशन यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं जो हमारा इक्वेशन आया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। 80 इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के ए इंटू टी, यही था हमारा इक्वेशन। तो हमें इस ग्राफ बनाना है 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो जो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं वो ये वाला है 80, तो इसे y लिख सकते हैं इस टर्म को। y इज़ इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के ए इंटू टी, टाइम x एक्सिस पे तो इसे x लिख देंगे। तो y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस टाइप का ग्राफ, सॉरी y इज़ इक्वल्स टू और ई की पावर x आ रहा है ना, ऐसा ग्राफ आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है। तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे एक्सपोनेंट मतलब ऊपर है, ई की पावर में है, तो ये एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये है पहला ग्राफ फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा एल एन 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ। सारा ऐसे ही करना है, बस इक्वेशन पता होना चाहिए, ग्राफ्स याद नहीं रखने हैं, ये वहाँ पे मतलब कि तुरंत ड्राइव किया जा सकता है। तो क्या है हमारा इक्वेशन, क्या है, हम बार बार लिखेंगे इक्वेशन तो हमें इक्वेशन भी याद हो जाएगा। 80 इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के ए इंटू टी। इस बार हमें ग्राफ बनाना है एल एन 80 वर्सेस टाइम का, एल एन 80 वर्सेस टाइम का। तो इसे हम लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लॉग ले सकते हैं दोनों तरफ। तो ये इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी यहाँ से, एल एन 80 इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट प्लस माइनस के इंटू टी। तो यहाँ से एल एन 80 ये हमें वाई एक्सिस पे चाहिए, सो वाई इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट इंटू माइनस के ए इंटू एक्स। तो ये हो गया वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स इंटू एम एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्म हो गया। तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन आता है और स्लोप जो x के साथ नेगेटिव साइन है, मतलब कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव है मतलब tan थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये कुछ ग्राफ ऐसा आता है और यहाँ पे ये वाला फॉर्म, ये माइनस के वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो ये यहाँ पे m ये हो गया और ये c है, c मतलब y इंटरसेप्ट है। तो हमारा y इंटरसेप्ट ये इसकी वैल्यू एल एन ए नॉट हो गई और ये स्लोप जो है इसका उसकी वैल्यू माइनस के ए हो गया। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। थर्ड है हमारा हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने हाफ लाइफ का फॉर्मूला लास्ट टाइम निकाला था। क्या आता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता था। हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के ए, ऐसा ही आता था हमारा ग्राफ। तो हमें हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ अगर बनाना है तो ये तो ए नॉट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, हाफ लाइफ तो ये तो सिर्फ के पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमें हाफ लाइफ और ए नॉट का बनाना है तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब ए नॉट के चेंज होने से हाफ लाइफ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हमेशा ये कांस्टेंट बना हुआ है। तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू एल एन 2 अपॉन के, ये एल एन 2 ही है ना, एल एन 2 अपॉन के ए, तो इट इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। फोर्थ है हमारा ए नॉट वर्सेस टाइम का, नहीं वो तो हमने बना लिया ना, ए नॉट वर्सेस ये वाला जो हमारा ग्राफ था ये क्या है, एल एन 80, यहाँ पे एल एन 80 है और ये टाइम है। ये हाफ लाइफ और ए नॉट हो गया। अब हम बी का कंसंट्रेशन और टाइम का बनाएंगे।
जैसे हमें पता है ना ए से कुछ प्रोडक्ट बी बन रहा है, तो जो ए जो है वो हमेशा कम होता है रिएक्शन, मतलब कि जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे कम होते जाता है और प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है रिएक्शन में। तो हमने जब ए नॉट वर्सेस टाइम का बनाया था तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा था, मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ए नॉट कम ए टी की वैल्यू जो है वो कम होते जाएगी। तो वैसे ही जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे बी की वैल्यू, मतलब बी की कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगी। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि डायरेक्टली हम ये चीज़ निकाल सकते हैं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ ये आएगा और ये वैल्यू कुछ ए नॉट होगी। मतलब कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या जा सकता है, ए नॉट जा सकता है। इनफाइनाइट टाइम में जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो बी की कंसंट्रेशन ए नॉट के बराबर हो जाएगी, जो इनिशियल ए की कंसंट्रेशन थी उसके बराबर। ये हो गया बी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। वैसे हम इसे डिराइव भी कर सकते हैं अगर हम फॉर्मूला से देखें तो ए टी इज़ इक्वल्स टू, जैसे कोई रिएक्शन है ए से बी जा रहा है तो इनिशियल इसका कंसंट्रेशन ए नॉट है और अभी तो ये है नहीं, मतलब इनिशियली बी प्रेजेंट नहीं है। किसी टाइम टी पे वो देखें तो ए की कंसंट्रेशन 80 हो जाती है और बी की कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस 80 हो जाता है, ए नॉट माइनस 80, क्योंकि नेट कंसंट्रेशन हमें क्या चाहिए, 80 चाहिए। टी इज़ इक्वल्स टू 0 पे, टी इज़ इक्वल्स टू टी पे। तो इसे हम ऐड करना, ये तीनों टर्म को जब हम ऐड करेंगे, मतलब ये दोनों टर्म को, तो हमारा ए नॉट ही बचेगा। तो किसी टाइम टी पे ये हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी इज़ इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ए नॉट माइनस ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। हाँ, तो सेम इक्वेशन है ये भी, जैसे हमारा ये इक्वेशन था ए टी इज़ इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी था ना, तो वैसे ही ये बी मतलब हमने रिप्लेस कर दिया, ये जो इसका कंसंट्रेशन है इसे हमने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ आ गया ए नॉट माइनस ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। तो ये सेम एक्सपोनेंशियली ये y हो गया हमारा, y इज़ इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ए नॉट माइनस ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। ये सेम ग्राफ ये आ गया। नेक्स्ट है फिफ्थ ग्राफ। ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए से बी कुछ बन रहा है, तो रेट हम कैसे लिखते हैं इसका, के इंटू ए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो ये रेट है, तो रेट को हमने वाई एक्सिस पे लिया है, तो वाई इज़ इक्वल्स टू सॉरी के ए नॉट इंटू के ए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं रेट इज़ इक्वल्स टू के इंटू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। ये हमारा जो ये हमने जो डिराइव करा था रेट का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एट द टाइम टी कंसंट्रेशन जो होता है। तो ये ए टी की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करी, ए टी इज़ इक्वल्स टू ए नॉट इंटू माइनस के टी था, तो उसकी वैल्यू हमने पुट करी है, टी लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ से आ गया वाई इज़ इक्वल्स टू के इंटू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के एक्स। तो ये कुछ एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ फिर से आ गया, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है और ये वैल्यू हो जाती है के इंटू ए नॉट। तो ये हमारा जितने भी ग्राफ्स थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो हो गया। ये 5 ग्राफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहला है कि जो यूनिट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो होता है टाइम इनवर्स। सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K इज़ टाइम इनवर्स। दूसरा है कि हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, जो हमने पहले भी देखा है। हाफ लाइफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन।
फिर तीसरा है कंप्लीशन टाइम जो है वो इनफाइनाइट होता है। कंप्लीशन टाइम, ये सब बातें हमने पहले कर रखी है, उसी को हम बस इकट्ठे एक जगह लिख रहे हैं। कंप्लीशन टाइम इज़ इनफाइनाइट। फोर्थ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे कि 100% कुछ चीज़ है, तो अगर इसका 50% होने में अगर इसको 10 मिनट लग रहा है, तो 50 का फिर से 25% होने में फिर से 10 मिनट लगेगा, और 25 को फिर 12.5% होने में फिर से 10 मिनट लगेगा, 12.5 को फिर 6.25% होने में फिर 10 मिनट लगेगा। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन है इसके लिए, फोर्थ वाले पॉइंट के लिए। क्या है ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं। तो हम इसे लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन in equal interval of time equal percentage of reactants react. फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर्म्स अ जीपी विथ कॉमन रेशियो e टू द पावर माइनस kt। तो अभी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें जीपी बनती है। वैसे ही जब इसके आगे हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ेंगे और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ेंगे। हालांकि जेई के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है सिर्फ, लेकिन कभी कभी अगर कुछ पूछ लिया जाए तो इन केस इसलिए हम ज़ीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर भी पढ़ेंगे। हालांकि वो इजी है, अगर ये समझ आ रहा है तो वो इजीली समझ आ जाएगा। इसी के कॉन्सेप्ट पे मतलब रिलेटेबल है वो। तो जैसे कि इसमें जीपी बनती है, वैसे ही ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में एपी बनती है और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में एचपी बनती है। तो वो हम देखेंगे कैसे बनती है, लेकिन पहले लिख लेते हैं ये पॉइंट कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट्स का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक जीपी बनाता है। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम forms a GP with common ratio e to the power minus kt। तो कॉमन रेशियो e to the power minus kt होता है। ये हम एक एग्जांपल से यहाँ पे इलस्ट्रेट भी कर लेंगे। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख रहे हैं, टाइम 0 पे, टाइम t पे, टाइम 2t पे, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं। मतलब कि इंटरवल t का डिफरेंस है सारे में। तो अगर मान लेते हैं जब टाइम 0 था तो ए की कंसंट्रेशन a0 थी। अब टाइम t पे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? a0 इंटू ई की पावर माइनस kt। टाइम 2t पे क्या हो गई? a0 इंटू ई की पावर माइनस k इंटू 2t। वैसे ही टाइम 3t पे क्या हो गया? a0 इंटू ई की पावर माइनस 3kt 2kt। तो ये जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो है वो एक जीपी बना रही है। वो हमें दिख भी रहा है कि सब में सबका जो कॉमन रेशियो है वो ई टू द पावर माइनस kt आ रहा है। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट है कि कोई अगर रिएक्शन है, जैसे ए से बी रिएक्शन है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन a है और इसके मोल्स a है, और टाइम t इज इक्वल टू t पे इसके कुछ मोल्स खत्म हो गए तो a माइनस x है। तो फ्रैक्शन रिएक्टेड अगर कभी पूछा जाए तो फ्रैक्शन रिएक्टेड कितना फ्रैक्शन रिएक्ट कर गया, तो x रिएक्ट कर गया अपॉन टोटल कितना था? a था।
दिस इज़ द फ्रैक्शन रिएक्टेड। और फ्रैक्शन लेफ्ट, दो चीज़ है, फ्रैक्शन रिएक्टेड एंड फ्रैक्शन लेफ्ट। फ्रैक्शन लेफ्ट, फ्रैक्शन लेफ्ट इसे हम एफ डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि कितना बच रहा है, ए माइनस एक्स बच रहा है और टोटल कितना था, ए था। तो दिस इज़ फ्रैक्शन लेफ्ट एंड दिस इज़ फ्रैक्शन रिएक्टेड। कितना रिएक्ट कर गया अपॉन टोटल कितना था इनिशियली, और ये है फ्रैक्शन रिएक्टेड। और फ्रैक्शन लेफ्ट क्या है कि कितना बच रहा है, ए माइनस एक्स अपॉन कितना इनिशियली हमने लिया था, ए। तो ये हो गया फ्रैक्शन रिएक्टेड और ये हो गया फ्रैक्शन लेफ्ट। तो जैसे हम अब हमारा जो फॉर्मूला k इज इक्वल्स टू 1/t ln, इन यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल a था, मतलब वॉल्यूम तो कौन से थे, मोल्स लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो a अपॉन a माइनस एक्स लिखते हैं, यहाँ पे वैसे ही लिख लेते हैं 1/t ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो हमें ये चीज़ अगर क्वेश्चन में पूछा है, x अपॉन a पूछा है, तो x अपॉन a पूछा है तो पूरे मतलब ऊपर और नीचे a से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1/t ln ऑफ a अपॉन a हो गया ऊपर, यहाँ पे a अपॉन a माइनस एक्स अपॉन a, ऐसा ही हो गया। तो ये कट के 1, ये भी कट के 1, और यहाँ पे आ गया 1/t ln ऑफ 1/1 माइनस एक्स अपॉन a, ये टर्म आ गया। तो हमें यही चीज़ चाहिए, तो यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा। तो ये से लिख सकते हैं 1/t ln ऑफ 1/1 माइनस ये f। तो ये f आ जाएगा यहाँ से फ्रैक्शन रिएक्टेड k इज इक्वल्स टू। और सिमिलरली फ्रैक्शन लेफ्ट अगर चाहिए, मतलब हमें a माइनस एक्स अपॉन a चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो kt इज़ इक्वल्स टू ln ऑफ, ये तो इसका रेसिप्रोकल ही है ना, तो ln ऑफ 1/f डैश कर देंगे, मतलब f इसका रेसिप्रोकल ही चाहिए, हम a माइनस एक्स अपॉन a चाहिए, तो 1/f डैश, यहाँ से ये आ गया। सो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं ना कि फ्रैक्शन रिएक्टेड निकालनी है, फ्रैक्शन लेफ्ट निकालने, तो हमें समझ आना चाहिए कि क्या पूछा गया है। ये हमारा कौन सा पॉइंट था, 6th पॉइंट था। 7th है कि लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर n हाफ लाइफ्स जो है वो क्या होता है, लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर n हाफ लाइफ्स, इसका फॉर्मूला है सीधे सीधे A0 अपॉन 2 की पावर n, लेफ्ट कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि जैसे कि कोई रिएक्शन था तो उसमें इनिशियली 100% था और हाफ लाइफ मतलब 50% हो गया 2 मिनट में, और 50 से फिर 25% हो गया 2 मिनट में, और फिर 12.5% हो गया 2 मिनट में। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट कंसंट्रेशन है वो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 की पावर n, मतलब कितना हाफ लाइफ हुआ, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, तो 100 अपॉन 2 की पावर 3, ऐसे हम करेंगे। ये मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, ये तो हमने परसेंटेज लिया है, 100 नहीं लेंगे, मतलब कि क्या कंसंट्रेशन जो हमें दिया हुआ है वो हम लेंगे। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट करेंगे अपॉन कि कितनी हाफ लाइफ हो गई, 1, 2 और 3, तो 3 हाफ लाइफ, तो 8 आ जाएगा नीचे। तो वैसे 100 अपॉन 8 अगर हम करें तो ये 12.5% ही आता है, जो सेम है। तो ये 7 पॉइंट्स हो गया। अब है 8 पॉइंट। अगर कोई जैसे कि हमने जितने भी रिएक्शन पढ़े वो तो जैसे ए था, कुछ प्रोडक्ट बना, लेकिन यहाँ पे अगर ए के आगे कुछ कॉफिशेंट लगे हुए हैं, मान लेते हैं हम कि कुछ कॉफिशेंट लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, तो उस केस में के डिसअपियरेंस 1/t, यहाँ पे जो k आता है वो k डिसअपियरेंस आता है, ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो 1/t ln ऑफ A0 अपॉन AT, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अगर n की वैल्यू अगर 1 है, जो हमेशा जैसे हमने जितने क्वेश्चंस करे अभी तक वहाँ पे n की वैल्यू 1 होती थी, तो यहाँ पे k डिसअपियरेंस जो है वो k रिएक्शन के बराबर होगा। लेकिन अगर कभी n की वैल्यू 1 ना होकर कुछ n है, तो उस केस में k रिएक्शन जो है वो k डिसअपियरेंस जो हमारा आएगा अपॉन n होगा।
मतलब ये जो n वाला फैक्टर है ना, इससे हमें और डिवाइड करना पड़ेगा के रिएक्शन के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा। के रिएक्शन इज इक्वल्स टू के डिसअपियरेंस अपॉन n, अगर यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट n है तो आई थिंक जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड वो हमने लिख लिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि रेट कांस्टेंट का यूनिट टाइम इनवर्स होता है। दूसरा था हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है। तीसरा था कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट होता है। चौथा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं। फिफ्थ था कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एक GB बनाता है, इसका कॉमन रेशियो होता है e⁻⁻kT। और सिक्स था कि अगर कोई रिएक्शन है A से B, तो अगर फ्रैक्शन रिएक्टेंट फ्रैक्शन लेफ्ट पूछा है तो फ्रैक्शन रिएक्टेंट x/a होता है और फ्रैक्शन लेफ्ट a-x/a होता है। फिर 7th पॉइंट था कि लेफ्ट कंसंट्रेशन n हाफ लाइफ्स के बाद उसका फॉर्मूला होता है a0/2n। और अगर कोई रिएक्शन है जिसमें कोफिशिएंट जो है रिएक्टेंट का वो दिया हुआ है, मतलब n कुछ दिया हुआ है, तो हमें रिएक्शन निकालने के लिए के डिसअपियरेंस अपॉन n करना पड़ता है। तो ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं ना वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो ऑल रेडियो एक्टिव डीके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दूसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एक्वस जो होता है वो H2O में और O2 में कन्वर्ट होता है, H2O लिक्विड में प्लस O2 गैस में। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तीसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। ये जितने पॉइंट्स यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इसे याद भी करना है एग्जाम्पल्स, और इसे हम फिर फर्दर जाके चैप्टर में इंडिविजुअली सबके बारे में और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, hydrolysis of ester in acidic medium। Hydrolysis of ester in acidic medium, CH3COO C2H5 aqueous। इसका हाइड्रोलिसिस कराया हमने H2O लिक्विड के साथ, तो H+ मतलब एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या बन गया CH3COO aqueous HCOH aqueous प्लस C2H5OH aqueous। तो ये हमारा ईस्टर था और ये हमारा एसिड बन गया इस तरफ। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एसिडिक मीडियम में ये भी एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर दैट इज सुक्रोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर सुक्रोज। तो इसका इक्वेशन क्या है C12H22O11 aqueous प्लस H2O लिक्विड, इट गिव्स C6H12O6 ग्लूकोज। ये सुक्रोज था, प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज है। ये फ्रक्टोज फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, सिर्फ ये मतलब आइसोमर्स होते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस जो है वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो ये चार एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है कौन कौन से, रेडियो एक्टिव डीके, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, और फोर्थ है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर दैट इज सुक्रोज। ये चारों एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के।
हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम जो है वो एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक होता है, मतलब ये हमें यह ध्यान रखना है कि एसिडिक मीडियम ही होना चाहिए, तब वो फर्स्ट ऑर्डर है। और अगर बेसिक मीडियम हो जाए तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और उस प्रोसेस को हम सेपोनिफिकेशन कहते हैं। सेपोनिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम इज़ ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये नोट लगा के लिख भी सकते हैं यहाँ पे, नोट। Hydrolysis of ester in basic medium is of second order, और इसे हम सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ख़त्म हो गया है। अब हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जानेंगे। ये बहुत कम टाइम लेगा ऐसे भी, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें फर्स्ट ऑर्डर समझ आ गया, तो ये उसी के मतलब जैसा वो करा वैसे ही सेम ये भी है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जैसे उसका डेरिवेशन करा था सेम इसका भी वैसे ही करेंगे हम। कोई रिएक्शन है, जैसे हम मान लिए Na से लेकर B तक, तो टाइम t इज़ इक्वल्स टू 0 पे ए की कंसनट्रेशन हम मानते हैं A0 विच इज़ इक्वल्स टू A, एंड टाइम किसी टाइम t पे इसका कंसनट्रेशन AT है विच इज़ A माइनस एक्स। तो रेट लॉ क्या बोलता है कि रेट किस पे डिपेंड करता है, तो ए की कंसनट्रेशन पे। ए और इसकी क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ए की पावर 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो रेट को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी विच इज़ इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, एनीथिंग पास 0 इज़ 1, तो ये सिर्फ के आ गया, के डिसअपियरेंस, ये हमें ध्यान रखना है, के डिसअपियरेंस वाला यहाँ पे लेते हैं। तो माइनस डी ए इज़ इक्वल्स टू के डिसअपियरेंस इंटू डी टी, हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। इनिशियल कंसनट्रेशन A0 था, फाइनल कंसनट्रेशन AT है। इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 से t तक इंटीग्रेट करा हमने, तो ये आ गया A0 माइनस AT इज इक्वल्स टू के डिसअपियरेंस इनटू टाइम। तो इसे A0 को हम A भी लिख सकते हैं, माइनस AT को A माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा के डिसअपियरेंस इंटू टाइम। तो A से A कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, तो बच गया यहाँ पे x इज इक्वल्स टू के डिसअपियरेंस इंटू टाइम। और ये वाला हमें ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला। तो ये इजी सा फॉर्मूला है, ये हमें ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला। A0 माइनस AT इज इक्वल्स टू के डिसअपियरेंस इनटू टाइम। A0 माइनस AT इज इक्वल्स टू के डिसअपियरेंस इनटू टाइम। तो जैसे हमारा पहले वाला फॉर्मूला क्या था, वो था K इज इक्वल्स टू 1/T ln A0 अपॉन AT, ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ गया, A0 माइनस AT इज इक्वल्स, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ गया, A0 माइनस AT इज इक्वल्स टू के डिसअपियरेंस इनटू टाइम। तो इस बार भी हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेंगे। हाफ लाइफ एट टाइम t इज इक्वल्स टू T/2 तो AT क्या हो गया, A0/2। तो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें बस पुट कर देंगे, तो A0 माइनस AT को पुट करा A0/2 इज इक्वल्स टू के डिसअपियरेंस इनटू टाइम। तो इधर से टाइम को T हाफ लाइफ पुट कर दिया, तो ये आ गया A0/2 इंटू के डिसअपियरेंस इज इक्वल्स टू T हाफ। तो इस बार हम देख सकते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जो है वो कंसनट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही सिर्फ ऐसा होता है जिसमें वो डिपेंड नहीं करता है, वरना ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जो है कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है। और ये फॉर्मूला क्या आता है, T हाफ इज इक्वल्स टू A0 अपॉन 2 इंटू के डिसअपियरेंस, 2 इंटू के डिसअपियरेंस, 2 इंटू के डिसअपियरेंस। जो हाफ लाइफ हो गया, वैसे ही कंप्लीशन टाइम
तो एट टाइम t इज़ इक्वल्स टू एट टाइम t इज़ इक्वल्स टू t कंप्लीशन, सेम चीज़। तो AT की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी फाइनली। तो हम पुट कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला था A0 माइनस AT इज़ इक्वल्स टू A0 माइनस AT इज़ इक्वल्स टू K डिसअपियरेंस इनटू टाइम। तो AT को ज़ीरो पुट करा, तो यहाँ से T को T कंप्लीशन पुट कर देते हैं। तो T कंप्लीशन यहाँ से क्या आ गया, A0 अपॉन K डिसअपियरेंस। K डिसअपियरेंस, तो ये सेम उसका आधा आ गया, मतलब हाफ लाइफ क्या था, A0 अपॉन 2 इंटू K डिसअपियरेंस, तो ये इसका डबल आ गया, सॉरी डबल आ गया। T कंप्लीशन क्या आ गया, ट्वाइस दैट ऑफ हाफ लाइफ, दैट इज़ A0 अपॉन K डिसअपियरेंस, A0 अपॉन K डिसअपियरेंस। इसके बाद कुछ ग्राफ्स जो हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख लेते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा, वैसे ही कुछ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ्स देख लेते हैं जल्दी से। ग्राफ्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर की इक्वेशन भी यहाँ पे लिख लेते हैं बगल में। A0 माइनस AT इज़ इक्वल्स टू K डिसअपियरेंस इनटू टाइम, यही है। तो पहला ग्राफ AT वर्सेस टाइम का, फर्स्ट AT को y पुट करा हमने, तो ये क्या आ गया, A0, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये आ गया AT इज़ इक्वल्स टू A0 माइनस K डिसअपियरेंस इनटू टाइम। तो AT वर्सेस हमें किसका ग्राफ चाहिए, AT वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए। तो AT को y पुट करा, y इज़ इक्वल्स टू A0 माइनस K डिसअपियरेंस इनटू x। तो ये स्लोप जो है वो नेगेटिव आ रहा है और y इंटरसेप्ट जो है वो A0 आ रहा है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी A0 और स्लोप इसका आ जाएगा माइनस K डिसअपियरेंस। तो ये पहला ग्राफ हो गया AT वर्सेस टाइम का। दूसरा ग्राफ है B का और टाइम का, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ B का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो A का जैसे कंसंट्रेशन जो है वो घट रहा है, वैसे ही B का कंसंट्रेशन ऑब्वियस है कि कुछ ऐसा आएगा, मतलब बढ़ता हुआ वो ग्राफ होगा। इनिशियली T इज़ इक्वल टू 0 पे B का कंसंट्रेशन 0 था, T इज़ इक्वल टू 0 पे, क्योंकि B तो बना ही नहीं था, B तो बनना स्टार्ट हुआ ना T इज़ इक्वल टू 0 पे, तो वो 0 था। तो इसीलिए ये ग्राफ जो है वो ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और ये टाइम हो गया और ये B का कंसंट्रेशन हो गया। हालांकि हम वो इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, बट ये तो कॉमन बात है, ये समझ भी आ गया, हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी देख रखा है, तो और भी क्लियर है। फिर नेक्स्ट है हाफ लाइफ वर्सेस A0 का। पिछली बार वो स्ट्रेट लाइन आ गया था, इस बार स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, हाफ लाइफ T हाफ वर्सेस A0, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था T हाफ का, T हाफ इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ इज़ इक्वल्स टू K डिसअपियर, सॉरी A0 अपॉन 2 इंटू K डिसअपियरेंस। तो हाफ लाइफ y इज़ इक्वल्स टू A0 x अपॉन 2 इंटू K डिसअपियरेंस। तो ये स्लोप जो है वो कितना आ गया, y इंटरसेप्ट जो है वो 0 है, और ये स्लोप मतलब पॉजिटिव है, और ये स्लोप की वैल्यू कितनी आ गया, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इज़ इक्वल्स टू 1/2 इंटू K डिसअपियरेंस। तो ये थर्ड ग्राफ हो गया हमारा। फोर्थ हम देख लेते हैं रेट का वर्सेस टाइम का ग्राफ। माइनस ऑफ dA/dt वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो रेट इज़ इक्वल्स टू K इंटू A की पावर 0, तो यहाँ से रेट इज़ इक्वल्स टू K आ गया, रेट को माइनस dA/dt लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू K। टाइम पे डिपेंड ही नहीं करा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है रेट, तो ये कुछ ऐसा आ गया, और ये वैल्यू जो है वो K है।
तो ये हो गया हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स। तो इसके भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम इकट्ठे एक जगह लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन और एग्जांपल्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट है यूनिट, इसका मोलारिटी सेकेंड इनवर्स, यूनिट मोलारिटी सेकेंड इनवर्स। दूसरा हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कितना आया हमारा A0/2 × K डिसअपियरेंस। और कंप्लीशन टाइम T कंप्लीशन, ये कितना आया A0/K डिसअपियरेंस। फोर्थ है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं। ये चीज़ जो मैं यहाँ बोल रही हूँ, और मैंने जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो मैं एक पॉइंट लिखवाई थी, वो दोनों पॉइंट डिफरेंस हैं। उसमें था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, और इस यहाँ पर है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करता है। बोथ आर डिफरेंट थिंग, ये हम समझेंगे आगे, समझ आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ रिएक्टेड जो है वो सेम है, वहाँ पे परसेंटेज सेम था। इन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन in equal interval of time equal amount of reactant reacts. इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं। लेफ्ट कंसंट्रेशन इसमें AB बनाता है। left concentration of reactant after equal interval of time equal interval of time forms an AP with common difference माइनस KT। कैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे टाइम T इज इक्वल टू 0 पे, T पे, 2T पे, 3T पे, कंसंट्रेशन ऑफ A। 0 टाइम पे A0 था कंसंट्रेशन, टाइम T पे A0 माइनस KT हो गया, टाइम 2T पे A0 माइनस 2KT हो गया, और यहाँ पे 3T पे A0 माइनस 3KT हो गया। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक AP बन रहा है और इसका कॉमन डिफरेंस माइनस KT है। उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इसके। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के। एग्जांपल्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल इज़ फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो जनरली ज़ीरो ऑर्डर के होते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन आर जनरली ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और दूसरा है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, H2 + I2 HNu, मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन है, HI बनता है और ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और दूसरा है कि जितने भी सरफेस कैटलाइज रिएक्शन होते हैं वो ज़ीरो ऑर्डर के होते हैं। सरफेस कैटलाइज मतलब कि मेटल के सरफेस पे अगर हो रहा है, जैसे कि मोलिब्डेनम के सरफेस पे अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो एक ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है जनरली। सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, catalyst reaction are of ज़ीरो ऑर्डर। इसमें भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं, 2NH3
ये मॉलिब्डेनम सरफेस पे ये रिएक्शन होता है सरफेस, तो ये होता है N2 + 3H2 बनता है। तो यहाँ पे हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ख़त्म होता है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने डेरिवेशन करा, फिर हाफ लाइफ, फिर कंप्लीशन टाइम, ग्राफ्स हमने बनाए 4 ग्राफ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक में हमने वही सारे पॉइंट्स को एक जगह इकट्ठा करके लिखा। ये AP बनाता है, ये अलग पॉइंट था थोड़ा, और लेफ्ट कंसनट्रेशन और कॉमन डिफरेंस जो है वो -KT होता है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं। और एग्जांपल्स हमने देखे, 2 एग्जांपल्स, फोटोकेमिकल रिएक्शंस और सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शन ये दोनों ज़ीरो ऑर्डर के होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जानेंगे, उसकी हाफ लाइफ कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, और हम ये स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो उसके पहले हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के, मतलब 1-2 एग्जांपल काफ़ी होंगे, तो वो 2 एग्जांपल्स हम ज़ीरो ऑर्डर के करेंगे, फिर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करें। थैंक यू।